जय हिंद फ्रेंड्स। आज की कक्षा में आप लोगों का भरपूर स्वागत है और आज हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं उनका नाम है आदिकाल की प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएँ। इससे पहले की जो कक्षाएं छूटी हुई हैं उन कक्षाओं के जितने भी वीडियो हैं उन सभी को जो है बाद में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो है यह वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद जो इनकी परिस्थितियों के ऊपर जो वीडियो है वो छूट गई है, वो अपलोड नहीं हो पाया है, तो वो वीडियो भी जो है टाइम पर अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए आज हम सबसे पहले इनको हम बात करते हैं और आज एकदम बेहद सरल भाषा में इनको समझेंगे, कुछ चित्र वगैरह बना करके समझेंगे। तो देखिए आदिकाल के जो है प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएँ। ठीक, तो आदिकाल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या आदिकाल को लेकर के क्या कहा था, इनका समय विभाजन इन्होंने क्या किया था या फिर काल विभाजन या नामकरण, ये सभी चीज़ें आपको पता होगी। तो जो सामान्य जो भूमिका लिखनी होती है सबसे पहले तो वो ये सारी चीज़ जिन्होंने पहले की वीडियो देखी हो तो वो कर पाएंगे, तो उनके लिए दिक्कत नहीं। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं इनकी प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं पर। ठीक, देखिए वीर गाथात्मक काव्य, वीर गाथात्मक काव्य ये नंबर 1 पॉइंट है। टोटल में 11 दिया हूँ, कम से कम अगर छोड़ेंगे, मुझे तो पता है कि इतने तो सारे आप लोग करेंगे नहीं, इतने सारे टॉपिक करेंगे केवल वही 5, तो लेकिन 5 नहीं करना है, कम से कम 8 लेकर के जाना है। उत्तर आपको लंबा लिखना है, ध्यान रखिए। तो वीर गाथात्मक काव्य, तो देखो आदिकाल का नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसे ही वीर गाथात्मक काव्य नहीं रखा, मतलब वीर गाथा काल इन्होंने ऐसे ही नहीं रखा, क्योंकि आदिकाल में जो है वीर गाथात्मक काव्य पूरी तरीके से भरा हुआ था। ठीक, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से पृथ्वीराज रास या रासो, बीसल देव, रास, ठीक, इन सभी में जो है केवल वीरता से संबंधित बातें भरी हुई, क्योंकि उस समय के जितने भी राजा हुआ करते थे वो केवल जो है लड़ाई पे या फिर युद्ध में अपने आप को ज़्यादा उलझा करके रखे हुए थे और युद्ध की बातें यहाँ पर भरपूर भरी हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने जो है इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा था। तो इसीलिए जो है आदिकाल में सबसे बड़ी इनकी विशेषता यह है कि यहाँ पर जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जितने भी साहित्य लिखे गए, वो अधिकतर जो है वीर गाथात्मक काव्य थे। अब इतने अतिशोक्ति जो कवि जो लेखक हुआ करते थे जो राजा के दरबार में, इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके राजा की प्रशंसा करते थे या फिर उनकी वीरता के बारे में लिखते थे कि आप सोच करके भी दंग रह जाएंगे। अब जैसे कि चंद बधाई जी, ठीक, चंद बधाई, इन्होंने जो है पृथ्वीराज जी के बारे में इतना ज़्यादा लिख दिया है, इतना अतिशक्ति इन्होंने लिख दिया है कि कुछ कहा ना जाए। ठीक, बढ़ा चढ़ा करके लिखने की प्रवृत्ति जो है आदिकाल में भरपूर रखी हुई थी। ठीक, और युद्ध की बातें सबसे ज़्यादा थी, इसीलिए जो है इनकी पहली विशेषता या प्रवृत्ति आपकी क्या होगी, वीर गाथात्मक का, यानी कि युद्धों से संबंधित वाली बातें, लड़ाई से संबंधित वाली बातें, ये सारी बातें आदिकाल में मुख्य रूप से ज़्यादा लिखी जाती थी। ठीक, उसके बाद हम बात करें रासो ग्रंथ की प्रधानता। सबसे पहली बात, रासो क्या है? कई लोगों का ये कहना था कि रासो का मतलब है रहस्य, ठीक, लेकिन सही नहीं है, ये भ्रामक है। रासो अधिकतर देखो कि आदिकाल के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी साहित्य हैं, सभी में जो है रासो शब्द आगे लगाए, बाद में मतलब लगाए गए। रासो देखो जैसे कि कबीरदास जी की जो साखी है या फिर जो दोहा है, कई बार आप लोग इनके गाने भी आप लोग सुने होंगे कि वो गाने के रूप में गाए भी जा सकते हैं ताल लय के माध्यम से। तो ठीक उसी तरीके से रासो ग्रंथ भी क्या है, ऐसा ग्रंथ जो नाच गान करके या फिर एक ताल लय के साथ उनको गाया भी जा सकता है, इसमें प्रश्न उत्तर भी किए जा सकते हैं, ऐसे ही ग्रंथ कहलाएंगे रासो ग्रंथ। और ऐसे ग्रंथ जो है, ऐसा साहित्य आदिकाल में भरपूर है। ऐसे ऐसे राजा के बारे में वर्णन किए गए हैं जो आप सोच नहीं सकते। कईयों ने तो ऐसे भी किए हैं, जैसा कि हम्मीर के बारे में, जो उनके राज दरबार के जो कवि रहे उन्होंने हम्मीर के बारे में ऐसा लिखा है कि क्या बोले आपको। उन्होंने ये लिखा है कि हम्मीर जब चलते थे तो उनके पैरों के कंपन से जो है दुश्मन डर के भाग जाते थे, धूल चाड़ जाते, इतने गजब के वो महान है उनकी प्रशंसा में। ऐसे ऐसे वीर गाथात्मक जो है साहित्य लिखे जा रहे थे। ठीक, तो रासो ग्रंथों की यहाँ पर प्रधानता थी। दूसरी, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, यानी कि यहाँ पर जितने भी लेखक थे या फिर जितने भी कवि थे आदिकाल में, ये सभी के सभी जो है राज्य आश्रित थे। राज्य आश्रित मतलब
राज्य के ऊपर निर्भर, ठीक, राजाओं के ऊपर निर्भर। होता क्या था कि मान लो कोई भी राजा गया है युद्ध में, और युद्ध से आने के पश्चात राजा लंपट और मूर्ख, उनकी आदत थी कि भाई युद्ध से लौटे हैं जीत करके, तो कोई ना कोई उन्हें चाहिए जो उनकी प्रशंसा करे। तो ऐसे में कभी लोग जितने थे सबके सब हाजिर थे, बोले क्या, अरे महाराज मैं तो हूँ, फिर इसकी कमी क्या है, हम आ जाते हैं आपकी प्रशंसा करने के लिए। कई कवि इसमें होड़ में लगे हुए थे, सभी लोग बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं हो या फिर कोई लाइनें हो लिख करके ले जाते थे, सुनाया करते थे उनको। तो यहाँ पर अधिकतर जो है कवि जो भी थे या फिर जो लेखक थे, वो क्या करते थे, आश्रयदाता यानी कि जो उनको रहने खाने पीने की जो चीज़ें दिया करते थे, उनकी जो है भरपूर प्रशंसा किया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको जो है वहाँ से पैसे वगैरह, फिर उनके रहने के लिए, खाने पीने के लिए जितनी भी सुख सुविधा थी, वो सारी की सारी राजा जो है उनकी प्रशंसा करने से उनको मिल जाया करते थे। इसीलिए कवि जितने भी थे सभी की होड़ लगी हुई थी, जितने भी राजा हैं सभी की प्रशंसा करना है, बाकी जो है आराम से सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक, अप्रमाणित रचनाएं यानी कि प्रमाणित रचनाएं नहीं है, कौन से सन उठाए गए हैं, किस राजा के बारे में बातचीत की गई है, पृथ्वीराज राजा को किसी और राजा से तुलना की गई है, लेकिन वो राजा कभी धरातल पे था ही नहीं। ऐसे ऐसे राजाओं के साथ जो इनकी वर्णन कर दी गई है, जो समय सीमा दी गई है या फिर जो सन दिया गया है, उनके बारे में भी कोई निश्चित जो है चीज़ पता नहीं चलती है। तो जितनी भी यहाँ पर रचनाएं हैं, आदिकाल में जितनी भी रचनाएं की गई है, अधिकतर जो है अप्रमाणित है, प्रमाणित नहीं हुई कि ये रचना जो है सत्य थी या नहीं थी। अब देखो वीर रस के साथ श्रृंगार का वर्णन, यानी कि यहाँ पर जो है युद्धों के अलावा जो है और कई चीज़ों की बातें ये किया करते थे। तो राजा को केवल युद्ध की बातें ही पसंद नहीं आती, उन्हें जो है श्रृंगार संबंधित बातें भी उन्हें ज़्यादा पसंद आती थी। तो कवि करते क्या थे, राजा भोग विलासी टाइप के व्यक्ति हैं, ठीक, और अधिकतर लड़ाई और अधिकतर युद्ध का कारण जो है सुंदरी ही हुआ करती थी। ठीक, तो ये लोग करते क्या थे, राजा को खूब बता रहे थे, तो बगल वाले जो उस राज्य की जो उनकी जो बेटी है राजा की, बड़ी सुंदर है, और आप जैसे महान वीर राजा के पास ऐसी स्त्री होनी चाहिए, और अधिकतर युद्ध का कारण ये सुंदरी ही है। ठीक, तो ये लोग करते क्या थे, ये लोग जब भी कोई साहित्य लिखे या फिर कोई ग्रंथ लिखे, उनमें जो है वीर के साथ साथ यानी कि राजाओं की प्रशंसा के साथ साथ यहाँ जो है स्त्रियों के सौंदर्य का भी वर्णन किया जाता था, और ये बखूबी और अच्छे ढंग से ये लोग वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी लेखन करते थे। ठीक, अब बात करेंगे राष्ट्रीय भावना का अभाव। जहाँ पर झूठी बातें अगर कही जा रही है, कवियों का मुख्य मकसद क्या होता था कि भाई हमें पैसे कमाना है, राजा लंपट है, मूर्ख है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा को नहीं हमें जो है सही मार्ग दिखाना है, केवल हमें क्या करना है, पैसे कमाने हैं। राजा की प्रशंसा की मुट्ठी भर निकाले लो, बिस्किट लो, सोने की बिस्किट लो, आराम करो आप। तो राष्ट्रीय भावना का अभाव था। राजा को अधिकतर कवि लोग क्या करते थे, यहाँ वहाँ की बातें बताते, केवल स्त्रियों के सौंदर्य के बारे में वर्णन करते, राजा खुश, निकाले पैसे थमा दिए। इनकी जो है समाज में क्या हो रहा है, उस राज्य में क्या हो रहा है, जनता की स्थिति कैसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और कभी नहीं देना चाहते थे कभी, क्योंकि जो है कवियों को जो है राजा की प्रशंसा करने पर उन्हें पैसे मिल रहे थे, तो वो क्यों चाहे जो है समाज की बातों को उठा करके उनके सामने रखे। कभी भी जो है राजाओं को जो है राष्ट्रीय भावना उनके अंदर नहीं भरी गई। अब तुर्कों का आक्रमण है, तुर्क लोग आक्रमण कर दिए हैं देश पर, तो यहाँ जो राजा हैं, जो उनके कवि हैं, कवि राजा को कहते थे आप जैसा महान व्यक्ति है क्या, वो तो यूं नहीं पड़ जाएगा, और अपने बगल वाले राज्य की आप क्यों जाएंगे मदद करने के लिए, आप तो महान है, आप तो वीर हैं, उनको आना चाहिए। उल्टा आप क्या करें, घबराइए मत, उनको जाने दीजिए, वो आएंगे तो देख ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप जैसा महान व्यक्ति कोई है। तो राष्ट्रीय भावना का अभाव आदिकाल में जितने भी साहित्य या फिर ग्रंथ है, राष्ट्रीय भावना का अभाव उनमें देखा जाता है। अब युद्धों का सजीव चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण करने में आदिकाल की जैसी भूमिका हिंदी साहित्य में कोई और नहीं निभा सका। जितनी अच्छी युद्धों का वर्णन आदिकाल में हुआ है, उतना अच्छा बेहतर सजीव चित्रण जो है हिंदी साहित्य के किसी भी मतलब नहीं हुई है। कि लोग दिखाते कैसे थे, युद्ध गए, कई ऐसे भी जो है कवि हुआ करते थे जो राजा के साथ नंगी तलवार लेकर के युद्ध में चले जाते थे, युद्ध करने के लिए, केवल वाहवाही के लिए। युद्ध में गए, गलती से जीत गए तो आए, खूब एकदम प्रशंसा चल गई। तो ये लोग युद्ध में जो कुछ भी देखे होते हैं खूब बढ़ा चढ़ा करके कभी क्या करते थे, लिखते थे। राजा ने यूं पैर पटका, 4 सैनिक हो गए, तलवार यूं मैदान से निकाली,
12 सैनिक गायब हो गए। इस तरीके का वर्णन जो है कवि यहाँ पर किया करते थे और युद्धों का इतना सजीव चित्रण करते थे कि ऐसा लगे कि युद्ध हमारे सामने चल रहा है। ठीक, उसके बाद 8वां क्या है, अपभ्रंश और डिंगल भाषा का प्रयोग, यानी कि यहाँ पर कवियों ने जो कुछ भी लिखा है अधिकतर जो है आदिकाल में डिंगल भाषा या फिर अपभ्रंश भाषा में विशेष तौर पर ग्रंथ लिखी गई है और यही इनका माध्यम था। खास करके डिंगल भाषा इनका माध्यम था, जो इस भाषा के माध्यम से वो अपनी बातों को राजा तक पहुंचाते थे और प्रशंसा भरी साहित्य या फिर ग्रंथ लिखा करते थे। तो आदिकाल में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी भी भाषा में अगर लिखी गई है ग्रंथ तो वो है डिंगल भाषा और अपभ्रंश भाषा। तो इसका जो है भरपूर प्रयोग किया गया। उसके बाद हम प्रकृति चित्रण की बात करें तो कवि इन सभी चीज़ों का चित्रण करने में तो माहिर थे ही। आदिकाल में और भी एक अच्छी बात है, वो है प्रकृति चित्रण, यानी कि प्रकृति का इतना सजीव चित्रण करते थे कि ऐसा लगता था कि प्रकृति हमारे बिल्कुल सामने, नदी हो, तालाब हो, प्रकृति का ये 2 रूप से चित्रण करते थे। पहला एक उद्दीपन आलम्बन, दूसरा उद्दीपन। ठीक, देखो आलम्बन का मतलब क्या है, एकदम सरल भाषा में समझो। अब मान लो कोई युवक है, उसे जो अपनी प्रेमिका की याद आ रही है, जो वो प्रेमिका को याद कर रहा है वो हो गया आलम्बन। अब किसकी वजह से, कौन सी ऐसी चीज़ उन्होंने देखी या फिर कौन सा ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से उनके अंदर अपनी प्रेमिका की याद आई, जिस चीज़ की वजह से उनके अंदर यह भावना उत्पन्न हुई है उसी को हम कहेंगे उद्दीपक। यहाँ तक स्पष्ट है? अगर स्पष्ट ना हो तो कमेंट में जरूर कहिएगा। ठीक, तो देखो प्रकृति का चित्रण करने में भी ये बड़े माहिर थे। आदिकाल में प्रकृति का चित्रण भी बड़ा अच्छे ढंग से किया गया है। नदी हो, ठीक, नदी हो, तालाब हो या फिर झरना हो, पहाड़ियाँ हो, इन सभी चीज़ों का सजीव चित्रण किया है। ऐसा लगे कि सामने, आंखों के सामने हम ऐसा जगह पे घूम रहे हैं या फिर टहल रहे हैं। तो प्रकृति का चित्रण भी यहाँ पर गजब का हुआ है। 10वां नंबर क्या है कि ऐतिहासिकता का अभाव एवं कल्पना का आधिक्य था, यानी कि आदिकाल में जितने भी ग्रंथ हैं सभी में जो है ऐतिहासिकता का अभाव। अब देखो, जब भी इतिहास लिखा जाता है तो वह साक्ष्यों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर लिखी जाती है। बिना साक्ष्यों के आधार पर जो है कोई भी चीज़ें इतिहास में लिखी नहीं जाती। सन भी जो है देखा जाता है कि समय सीमा क्या था, समय को भी जो है मिलाया जाता है। लेकिन जब आदिकाल के ऊपर जब ये बातें, जब यानी कि आदिकाल में जब ये सभी ग्रंथों की जब जांच पड़ताल चालू हुई, सब खोजबीन जब चालू हुई, तब यहाँ पे देखा जा रहा है कि कवियों ने जो सन लिखे हैं या फिर जो समय लिखे हैं या फिर जो उदाहरण देकर के राजाओं के जो नाम लिखे हैं वो कभी धरातल पे थे ही नहीं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि कई ऐसा साहित्य इन्होंने लिखे हैं, उसी साहित्य के ऊपर जो है किसी और ने भी कुछ लिखा है लेकिन सन दोनों के अलग अलग है। तो इस तरीके से जो अगर देखा जाए तो ऐतिहासिकता का जो है आदिकाल में अभाव रहा है। दूसरा कल्पना का आधिक्य, कल्पनाएं कवियों ने बहुत किया है। आदिकाल में अधिकतर ग्रंथ जो देखोगे आपको कल्पना के आधार पर लिखी गई है। अब जैसे कि हिमगिल के ऊपर राजा जी पैर पट के सैनिक उड़ गए, दुश्मन वहां से कांप रहा है, इस तरीके की बातें क्या होंगी, कल्पना वाली ही बातें होंगी। जैसे कि बाहुबली में यहाँ से वहां कूदे जा रहा है बंदूरे की तरह, ऐसा क्या वाकई में संभव है? इतना बड़ा बाढ़ आ गया है, पूरा राज्य का भाग पूरी तरीके से नीचे डूबा हुआ है वो व्यक्ति जो है पेड़ की टहनी पे बैठ करके आ रहा है, ये क्या है? कल्पना है, अतिशक्ति है। तो यहाँ जो है आदिकाल में जो है ऐतिहासिकता का अभाव प्लस कल्पना बहुत ज्यादा मात्रा में करके ग्रंथ या फिर साहित्य लिखे गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये समाज से अलग काव्य है, यानी कि आदिकाल में जितने भी ग्रंथ या फिर जितने भी साहित्य लिखे गए वो समाज से बिल्कुल भी अलग थे। कवियों को जो है समाज से कोई मतलब नहीं था, राष्ट्र से उनको कोई मतलब नहीं था, उनको केवल एक ही चीज से मतलब था, वो है पैसे कमाने से। क्योंकि उन्हें जो है अच्छी तरीके से पता था कि अगर मैं राजा की प्रशंसा करूंगा, वो राजा जितना खुश होंगे उतना ज़्यादा मुझे धन दान देंगे, उतनी ज़्यादा जो है मुझे सुविधा मिलेंगी, उतनी ज़्यादा राज्य में मुझे जो है मान सम्मान मिलेगा। तो क्यों जाए राजा का मूड खराब करने के लिए और अपना इनकम गंवाने के लिए? कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसीलिए जो है कवि अधिकतर अपने लालच के कारण वो राजा को जो है केवल अच्छी अच्छी बातें सुनाता, राजा की केवल प्रशंसा करता। समाज में यानी या फिर उस राज्य में लोगों की स्थिति क्या है या फिर राज्य की स्थिति क्या है, इसके बारे में जो है कभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि राजा सुनना भी नहीं चाहते थे, लंपट मूर्ख। तो इसीलिए जो है आदिकाल में जितने भी काव्य हो या फिर जितने भी ग्रंथ हो अधिकतर जो है वो समाज से अलग रहे। ठीक, समाज की बात है ही नहीं उसमें।
केवल कल्पना और वीर श्रृंगार रस के बारे में ही वर्णन मिलेगा। तो ये रही जो है आदिकाल की प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं। अगर आपको कहीं भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और आज कोई ऑफलाइन क्लास नहीं, आज केवल जो है ऑनलाइन क्लास। जो बच्चे आज ऑफलाइन जुड़ नहीं पाए हैं वो भी बच्चे आज जो है वीडियो के तहत जुड़ जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और मैं इसका निष्कर्ष में नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो है आप लोग आदिकाल के बारे में गहराई से पढ़ ही चुके होंगे। इतनी कुछ जब बातें हो गई हैं और ये भी जब मैं समझा चुका हूँ, तो एक जो है काम आप लोग खुद कर लीजिए। कम से कम कमेंट बॉक्स में वही लिख करके भेजिएगा, वह है निष्कर्ष। ठीक, ये जो आप समझ गए हैं तो इनका एक निष्कर्ष जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके जरूर भेजिए, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप सही तरीके से समझे हैं या नहीं। ठीक है, तो आज की कक्षा में यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।